चलिए बच्चों, तो हम शुरू कर रहे हैं आज डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी डिग्री होती है बेटा आपको पता है? 4। और कार्बन की डिग्री क्या बताता है बेटा? बस इतना ही ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, ये क्या बताता है। क्या बताता है बेटा? कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है ना। कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ रहा है, वही उसकी डिग्री है। तो डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं बेटा 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है ना। डिग्री ऑफ कार्बन कितने होते हैं बेटा? 4। नंबर 1 प्राइमरी डिग्री। नंबर 1 क्या बेटा? प्राइमरी, जिसे हम लोग 1 डिग्री भी कहते हैं। 1 या प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन। ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, एक एक लाइन में खत्म होगा बेटा। प्राइमरी कार्बन क्या कहता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ेगा, वही क्या? प्राइमरी कार्बन। लिख लेंगे बेटा, कार्बन, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ वन अदर कार्बन। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से जुड़ा होगा, वो क्या होगा बेटा? प्राइमरी कार्बन। और लिखते रहे ना बेटा, कोई मेरे को पता है तो मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं करें। लिखते रहे, क्योंकि कम से कम, ठीक है ना, आप लोग एक बार करोगे क्लास में, आप देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, वो एक ही बार काफी हो जाएगा। ठीक है क्या? पर लिखते रहे। ठीक है। ये ऐसी टेंडेंसी ना बनाए नहीं लिखने की। तो प्राइमरी कार्बन क्या बेटा? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होगा, वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन। मैं बात करूं सेकेंडरी, 2 डिग्री हम जिसे कहते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी, सेकेंडरी को शॉर्ट में सेक लिखते हैं बेटा। सेकेंडरी या सेक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कौन सा कार्बन होगा? तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ेगा। कार्बन, कार्बन विच इज, बेटा वही लाइन लिख दो, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ क्या बेटा? 2 अदर कार्बन। 2 दूसरे कार्बन से अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी कार्बन होगा। और अगर मैं कहूं टर्सरी कार्बन, तो टर्सरी कार्बन क्या है बेटा? टर्सरी, जिसे हम लोग शॉर्ट में TER बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। तो ये क्या है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली क्या बेटा? 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 3 अदर कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो टर्सरी होगा। और क्वाटरनरी कौन होगा? जो डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़ा होगा, वो क्वाटरनरी कार्बन। नंबर 4 डिग्री बोलते हैं बेटा, या क्वाटरनरी बोलेंगे कार्बन। तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा होगा, वो 4 डिग्री कार्बन होगा। चलिए बढ़े आगे। तो इसका एक एग्जांपल अगर लें, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा जिसमें सारे डिग्री आ जाए। ठीक है ना। तो वो एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे एक मैं ले लेता हूं CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, तो बेटा आप ये देख पा रहे, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें कार्बन की चारों डिग्री आपको दिखाई देंगी। तो यहां पर आप देख पाएंगे जितने भी टर्मिनल कार्बन होंगे, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ाएगा बेटा। टर्मिनल कार्बन, जैसे टर्मिनल कौन सा हो गया? ये वाला कार्बन टर्मिनल हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ेगा, मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। ये कार्बन, ये भी टर्मिनल कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से, मतलब इसकी भी डिग्री क्या है बेटा? 1। मैं इसकी बात करूं, ये भी टर्मिनल कार्बन है, एक कार्बन जुड़ा होगा, ये भी क्या होगा? प्राइमरी। ये भी क्या बेटा? प्राइमरी। और ये भी क्या? प्राइमरी। तो मैं कहूं कि प्राइमरी कार्बन यहां पर कितने बेटा? तो है कितने हो गए? 3 और 2 5। प्राइमरी कार्बन कितने बेटा? 5। हाँ ना बोलो भाई। सेकेंडरी कार्बन की बात करें बेटा, तो ऐसा कार्बन देखें जो डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ेगा। तो ये इधर से उधर से, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े, मतलब ये क्या है? सेकेंडरी। और यहां पर भी ये कार्बन क्या है बेटा? ये वाला, ये भी सेकेंडरी, क्योंकि ये भी इधर से एक और इधर से अगेन एक, ये कार्बन भी सेकेंडरी। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन कौन है यहां पर? तो 2 सेकेंडरी कार्बन के बीच वाला, आप ये देख पा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना। ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो कार्बन है डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ रहा है? 3, 1 2 3। तो ये वाला
टर्सरी कार्बन होगा। और ये वाला क्या बेटा, ये कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से मतलब 4 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन 5, सेकेंडरी कार्बन कितने बेटा 2, टर्सरी कार्बन कितना दिख रहा है 1, और 4 डिग्री कार्बन भी कितने दिख रहे हैं बेटा 1। तो यहाँ पर लाइक ये ऐसा है। आपसे इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें, ठीक है ना, प्राइमरी और क्वाटरनरी कार्बन है, मतलब कुछ ऐसा दे देगा कि जिसमें ओनली प्राइमरी कार्बन है, लाइक समझ ओनली सेकेंडरी कार्बन है, कुछ ऐसे एग्जांपल दे देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ना कि ओनली प्राइमरी कार्बन वाले कोई एग्जांपल बताओ जिसमें ओनली प्राइमरी कार्बन ही हो। कौन सा? इथेन। यार अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ओनली प्राइमरी कार्बन हो, तो वो क्या होगा बेटा CH3। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये कार्बन भी एक कार्बन जुड़ा होगा, ये कार्बन भी एक कार्बन, दोनों बेटा प्राइमरी कार्बन। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो ये ओनली प्राइमरी कार्बन, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि किसमें सिर्फ प्राइमरी कार्बन है, ऐसा। तो सिर्फ मतलब सिर्फ, ठीक है, कोई सेकेंडरी ना हो, कोई टर्सरी ना हो। हाँ ना बोलो भाई। क्वेश्चन लिख लो, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये इधर एग्जांपल लिख लिया था ना बेटा, कंपाउंड which have primary carbon only, आंसर क्या हो जाएगा बेटा इथेन। है ना बोलो। मैं ऐसा पूछूं कंपाउंड विच हैव सेकेंडरी कार्बन ओनली, बहुत सही आंसर है क्या। या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, नॉट ओनली बेंजीन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। है ना बोलो यार। तो यहां पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जानते हो ना, ये मैं उम्मीद कर बेटा ये प्लीज बताएंगे कि नहीं पता तो नहीं पता ना, ये जानते हो ना बॉन्ड लाइन नोटेशन। यहाँ पर ये क्या बताता है बेटा, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है कि हर एक पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इथेन को मैं लिख सकता हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसा, इसका क्या मतलब है, ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है। हर एक पॉइंट किसको बताता है, कार्बन को। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड शो करते हैं, तो दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, और ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट, ये भी। यहाँ पर बेटा ये हर एक पॉइंट क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसको मैं ओपन करूं तो ये क्या होगा बेटा, ये कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। हाँ ना बोलो। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी पता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो अब 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन को कितने दोगे बेटा, 2 हाइड्रोजन, इसको भी 2 और इसको भी 2। हाँ ना बोलो भाई। तो यार ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ओनली सेकेंडरी कार्बन है। अरे हाँ ना बोलो। तो ये कार्बन में डायरेक्टली 2 कार्बन से, ये भी कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से, ये कार्बन में डायरेक्टली 2 कार्बन से, मतलब इसमें तो आप साइक्लोप्रोपेन ले लो, साइक्लोब्यूटेन ले लो, जो भी साइक्लिक कंपाउंड लोगे वो सब के सब क्या निकल जाएंगे, ठीक है ना, ओनली सेकेंडरी वाले निकल जाएंगे। मैं अगेन क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, क्या ऐसा सवाल आप मतलब आंसर दे सकते हो कि जिसमें ओनली टर्सरी हो, ओनली टर्सरी हो। हालांकि ऐसे इतना लॉजिकल सवाल आपसे नहीं पूछा जाता, आपको 4 ऑप्शन में एक ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। तो ओनली टर्सरी कार्बन वाला, जिसमें ओनली टर्सरी कार्बन हो, क्या आप ऐसा ढूंढ सकते हो? 1, हाँ बोलो बेटा क्या, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। अरे बेटा तो प्राइमरी नहीं आ गया क्या? अरे ये प्राइमरी नहीं आ गया क्या? हाँ क्या? अरे आप ऐसे नहीं सोच सकते क्या कि जैसे मैं अगर बोलूँ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और किसी ऐसे, इसको थोड़ा सा मतलब ये 3 कार्बन का हो रहा है, तो आप लोग को वो लग रहा है, अगर थोड़ा मैं ऐसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दूं और सबको एक दूसरे से और जोड़ दूं, 4 कार्बन ले लो, सॉरी 4 कार्बन, आई एम सॉरी, ये लाइक ऐसा ले लो, ये ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है ना। और इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, अरे केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब भाई ये ऐसा हो गया, लेकिन ये जो है ना, इसको कार्बन मत कहना, ये इंटरसेक्शन नहीं है ये। अरे हाँ ना बोलो, ये कार्बन नहीं है ना, ये बॉन्ड ऐसे गया और ये बॉन्ड ऐसे गया, तो मतलब थोड़ा सा इसका शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, प्लेनर शेप नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जिसमें प्राइमरी कार्बन हो या जिसमें सेकेंडरी कार्बन, ऐसे इसमें से कौन सा एग्जांपल है, तो देख के कर लोगे बेटा कि प्राइमरी कार्बन ओनली प्राइमरी कार्बन, यस और नो। चलो तो
चलिए अब अगला, तो ये डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ रहा है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या बताता है बेटा कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ेगा, वही क्या है, वही उस कार्बन की डिग्री है बेटा। CH4 के लिए ये जो कार्बन है इसकी डिग्री हम कहते हैं सुपर प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ रहा है, तो इसको हमने सुपर प्राइमरी नाम दिया है। तो इसको बोलते हैं बेटा सुपर प्राइमरी कार्बन। तो इस कार्बन के लिए बोला जाता है सुपर प्राइमरी। ये है सुपर प्राइमरी कार्बन। बस ये ना बेटा, बस सुनते चलो आगे बढ़ते चलो। इसमें डिग्री ऑफ कार्बन बस आपको दिमाग में रखना है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। क्लियर है क्या? और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया बस उतना ही। चलिए बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। नेक्स्ट, इतना हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। चलिए तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे चेक करते हैं? क्या डिग्री ऑफ कार्बन का जो डेफिनेशन है क्या वैसा ही डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का भी डेफिनेशन है? नहीं, डिग्री ऑफ कार्बन का डेफिनेशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का डेफिनेशन बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन एक कार्बन से भी जुड़ सकता है और एक से ज्यादा कार्बन से भी जुड़ सकता है। हाइड्रोजन तो अकेला एक ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, और सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बेटा वो कैसे अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ेगा? यस और नो? तो ध्यान रखें कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ कार्बन का डेफिनेशन अलग। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के केस में क्या याद रखना है? संगति का असर। क्या याद रखना है? संगति। संगति का असर समझते हो ना? ठीक है ना? तो संगति का असर मतलब बेटा हाइड्रोजन जिस भी डिग्री ऑफ कार्बन की संगति में होगा, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी बेटा? वही डिग्री हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन प्राइमरी डिग्री का होगा। अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की डिग्री होगी सेकेंडरी। अगर हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की डिग्री होगी टर्सरी। और अगर हाइड्रोजन क्वाटरनरी कार्बन के साथ जुड़ेगा तो क्वाटरनरी है। ऐसा है क्या? तो भाई क्वाटरनरी कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है क्योंकि वो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है और 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन के जुड़ने की जगह नहीं है। तो इस बेसिस पे हाइड्रोजन की कितनी डिग्री? 3। क्या क्या बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। समझ में आ रहा है क्या? तो हाइड्रोजन की कितनी डिग्री बेटा? 3। तो चलिए लिखते हैं बेटा नेक्स्ट, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो ये 3 होते हैं। एक होता है, ये कितने होते हैं बेटा? ये 3। और एक होता है प्राइमरी हाइड्रोजन। और बेटा इसका डेफिनेशन क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा होगा तो प्राइमरी हाइड्रोजन लिख सकते बेटा, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है? अगर मैं सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करूं तो सेकेंडरी लिखेंगे मैं नंबर 2, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का डेफिनेशन क्या होगा बेटा? ये ऐसा हाइड्रोजन जो हाँ कैसे कर रही है बेटा? सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन वो ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़े। हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हाँ ठीक है ना? तो हाइड्रोजन प्रेजेंट एक, बेटा आप लोग खुद तो बताते चले ना कि आप क्या पढ़ रहे हो। तुम लोग आधे रास्ते में घूम जाते हो, इधर उधर कहीं और चले जाते हो। इसलिए टीवी देखते हो या न्यूज़ देखते हो तो आपको वो बताते रहता है, न्यूज़ एंकर भी बताएगा, ठीक है ना? या जो कैमरामैन जो होता है या जो बाइट दे रहा होता है वो भी बोलता है कैमरामैन सतीश कौशिक के साथ ओम प्रकाश गुप्ता आज तक। तो ये मतलब भैया ऐसा कि वो भी कौन है, कैमरामैन भी और मैं भी कौन हूँ, और आप कौन सा चैनल देख रहे हो, बार बार आपको बताते रहता है। तो आप लोग भी खुद को बताया करो भैया मैं पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है ना? सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन प्रेजेंट एट सेकेंडरी कार्बन, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी हाइड्रोजन। और टर्सरी की मैं बात करूं बेटा, टर्सरी हाइड्रोजन कौन होता है? हाँ ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली क्या बेटा?
टर्सरी कार्बन से जुड़ेगा, है ना। तो अगर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट टर्सरी कार्बन, तो वो हो जाएगा टर्सरी हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके से हाइड्रोजन की 3 ही डिग्रियां हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्सरी हाइड्रोजन, तो बताएंगे बेटा जल्दी से, फास्ट। अगेन वही एग्जांपल है, वहां पे आप 5 प्राइमरी, यार 5 प्राइमरी के कुछ ज्यादा है यार बेटा। प्राइमरी कार्बन में 3 तो यही हो गए, हाँ तो 15, यस और नो। 5 प्राइमरी कार्बन है और हर प्राइमरी कार्बन में 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, तो 5 3 जा 15। तो यहां पर मैं अगेन लिख सकता हूं कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितने बेटा, 15। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने भैया, तो 2 और 2 4। और टर्सरी हाइड्रोजन कितना है, 1 ही। और क्वार्टरनरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ ना, बोलो भाई। इसको वहीं पे लिखो बेटा, कहां पे एग्जांपल जो लिखा वहां पे लिखो ना, इसको वहां पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, अच्छा किया आपने बोल दिया बेटा, नोट्स बने हुए हैं, ये कतई मत करना कि सर हमारा पुराना नोट्स है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे हो, आपको नए नोट्स बनाना है बेटा, यहाँ फिर से 2 नाव में पैर रखोगे आप, समझ। सर मैंने 1 साल पढ़ा हुआ है, 2 साल पढ़ा हुआ है, आप मर्जी चाहे कुछ भी किए हुए हो, या आप फ्रेशर हो, जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बेटा प्लीज अपने सारे सेंसेस यूज करें, सारे सेंसेस मतलब सारे सेंसेस। एक जगह पे हो, आप पिछला भूल जाओ, वो जो है ना बेटा, वो आप जब यहाँ पे अटको तब वहां पे देखो ना, वो ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं आएगा, वो काम आएगा, पर इसके साथ आप घर में जाके अगर उसको आपको देखना है कि मैंने तब ऐसा देखो, पर यहाँ पे नोट्स प्रॉपर जरूर बनाओ, ठीक है। तो नोट्स प्लीज बनाएंगे बेटा ना। चलिए, हो गया क्या ये। मैं अगेन ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताएंगे ऐसा कंपाउंड बताओ, लिख के बताओ, नाम बताओ जैसे भी, जिसमें ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, हर बार पूछता है। ऐसा कंपाउंड जिसमें ओनली प्राइमरी का, कई सारे हो सकते हैं ना, एक बता दो। मीथेन सुपर प्राइमरी हो गया बेटा, क्या इथेन, बहुत बढ़िया, इथेन। और बताओ, और बताओ जल्दी से, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिख लो और मुझे बताते चलो। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव तरीके से करा रहा हूं, कम से कम खुद से सोच लो कि कैसे। ये सर नो, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। कंपाउंड, नेम द कंपाउंड विच है ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या, नियोपेंटेन, शाबाश। एक है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन जानते हो, और यही ये नियोपेंटेन जो जनरली ऑप्शन में मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है बेटा, एक बार पूछा गया। नियोपेंटेन जानते हो क्या, क्या होता है नियोपेंटेन। हाँ यस, ये आपका है नियोपेंटेन। ये क्या है, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल की क्या हो बेटा, ब्रांचिंग हो। अरे हाँ ना बोलो, ये कॉमन नेम में है। तो ये है आपका नियोपेंटेन, और आपको दिख रहा है कि इसमें हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है, हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ प्राइम। यार ये कार्बन तो टर्सरी कार्बन है, सॉरी क्वाटरनरी कार्बन है, और क्वाटरनरी कार्बन में हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, हाँ ना बोलो बेटा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल, तो कई सारे एग्जाम्पल हो गए, जैसे ये इथेन आपने बोला, बहुत सही आंसर है, इथेन हो गया, या नियो पेंटेन हो गया। ये नियो पेंटेन है कॉमन नेम में, जिसका आयुपैक नेम क्या है बेटा, आयुपैक नेम क्या, डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 बोलने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि 2 ही होगा, एक ही नॉन टर्मिनल कार्बन, दोनों तो टर्मिनल है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन या डाई मिथाइल प्रोपेन, ये एक जो है एक नियोपेंट मतलब नियोपेंटेन का आयुपीसी नेम यही है। तो एक इथेन बोल दो और एक 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बोल दो, ये इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। चंगा बेटा, चलो इसके बाद फिर आगे बढ़े क्या, ये 2 का नाम लिख लो, ठीक। अगला, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड।
तो बेटा एल्काइल हैलाइड की डिग्री कैसे देखते हैं? अगेन संगति का असर, ठीक है ना। देखना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, पहले की पॉइंट बता देता हूं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड और डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। ये RH लिख देता हूं इसको। ये तीनों में ही क्या ध्यान रखेंगे? संगति का असर। क्या संगति का असर? कि यहां पर जिसकी भी हाइड्रोजन की डिग्री की बात करेंगे तो कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन पे जुड़ रहा है, हेलोजन की बात करेंगे कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन पर जुड़ रहा है, एल्कोहल की बात करेंगे अगेन कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ रहा है, वही उसकी डिग्री होगी। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? तो बस एक ही ध्यान रखने की संगति का असर किसके किसके लिए, चाहे वो हाइड्रोजन की डिग्री हो, चाहे वो एल्काइल हैलाइड की डिग्री हो, या चाहे वो एल्कोहल की डिग्री हो। क्लियर है ना? तो चलिए, तो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो बात डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की वही बात डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड की, कहानी खत्म। अरे मैंने याद करने का तरीका दूसरा ले लो। अरे हाँ ना बोलो यार। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखूं तो रटने वालों को मजा आ जाएगा। जो बात, अरे क्या, जो बात किसकी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है ना। किसी महापुरुष ने कहा है, जो बात डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की वही बात डिग्री ऑफ, अरे बोलो यार, हाँ, एल्काइल हैलाइड की। समझा पा रहा हूं क्या? चलो तो एग्जांपल लिख लें, यही छापो जल्दी से फास्ट। एल्काइल RX मतलब क्या बेटा? एल्काइल हैलाइड। R होता है एल्काइल, X के लिए बोलते हैं हैलाइड, एल्काइल हैलाइड RX। चलो तो मैं आपसे पूछूं, बढ़ूं आगे, मैं अगर आपसे पूछूं कि CH3CH2Cl इसकी डिग्री बताओ बेटा। तो ये क्लोरीन जिस भी कार्बन जुड़ा है ये प्राइमरी है, मतलब ये क्या है बेटा? प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड, हाँ ना बोलो भाई, प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड हो गया ये। अगर मैं पूछूं आपसे CH3CCHCl तो मुझे बताएं बेटा ये क्या है? सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड। अगर मैं आपसे कहूं CH3C CH3 और Cl तो ये क्या है बेटा? टर्सरी एल्काइल क्लोराइड, हाँ ना बेटा। और अगर मैं कहूं आपसे, CH3CCH3CH2Cl तो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अगेन प्राइमरी, क्योंकि ये क्लोरीन अगेन प्राइमरी कार्बन से जुड़ रहा है। प्लीज ध्यान रखेंगे कि क्लोरीन हैलोजन को देखना है कि किससे जुड़ रहा है, अगेन प्राइमरी कार्बन, यहाँ पर ये टर्सरी कार्बन, यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन। तो हैलोजन जिस भी डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ेगा वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा? डिग्री। क्लियर है? तो यहां से एक लाइन अगर वही फिर बात कर दूं, जो बात डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की वही बात डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड और वही बात डिग्री ऑफ एल्कोहल की भी। समझा पा रहा हूं क्या? तो चलिए एक और हेडिंग डालेंगे, फिर से एक लाइन बस डालेंगे अगेन ना, फिर से, और सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे। डिग्री ऑफ एल्कोहल लिखेंगे बेटा, हेडिंग डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल एक एक लाइन लिख दें, डिग्री ऑफ एल्कोहल। फिर से जो बात किसकी? एल्काइल हैलाइड की। अब मैं RX ले लेता हूं, कोई दिक्कत क्या? या हाइड्रोजन की, चलो जो मर्जी आप, जो बात हाइड्रोजन की, फिर से वही बात, अरे बोलो यार, वही बात किसकी, है ना, ROH की। तो चलो अगेन CH3CH2 एक एक बार लिखना है बेटा बस। ये कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि यार OH प्राइमरी कार्बन जुड़ रहा है, हाँ ना बोलो बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। अगर मैं पूछूं CH3C CH3CH3OH ये कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 4 डिग्री कार्बन पे OH कैसे जुड़ेगा बेटा? ठीक है ना, वही बात तो होगी हाइड्रोजन जैसी, ठीक है ना। तो ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल, ये है आपका टर्सरी एल्कोहल। क्लियर है?
तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड को डिग्री ऑफ हेलोजन भी कह देते हैं ना, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन या डिग्री ऑफ एल्कोहल, तीनों की एक ही बात। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। अब बात क्या करते हैं बेटा, डिग्री ऑफ अमाइन की। एक बार अमाइन के बारे में देख लें, डिग्री ऑफ अमाइन। अच्छा फिर से अमाइन, बेटा अमाइन क्या होता है, NH2। अरे हाँ ना बोलो, क्या जो बात डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन और एल्कोहल की, क्या वही बात डिग्री ऑफ अमाइन की भी? अरे है क्या? नहीं। अब ये बात डिग्री ऑफ अमाइन की नहीं, बल्कि यहां पर जो बात डिग्री ऑफ कार्बन की, लगभग वैसी ही बात डिग्री ऑफ अमाइन की। तो देखो दो कितना जबरदस्त हो गया कि डिग्री ऑफ अमाइन और डिग्री ऑफ कार्बन लगभग एक जैसे, और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ हेलोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल ये एक जैसे, ठीक है क्या। तो डिग्री ऑफ अमाइन क्या बताता है बेटा, देखो वैसे तो ना फंडामेंटल जो डेफिनेशन क्या कहता है, सुनना, फंडामेंटल डेफिनेशन जो कहता है वो क्या कहता है कि अमाइन में कितने हाइड्रोजन है। एक्चुअल में हाइड्रोजन डिसाइड, सच बताऊं तो एकदम जो बेसिक जो है ना वो हाइड्रोजन डिसाइड करता है। अमाइन में अगर जैसे ये अमाइन तो जानते हो बेटा, अगर किसी अमाइन में नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन? 2, तो वो होगा प्राइमरी। अगर ऐसा अमाइन जिसमें 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो होगा सेकेंडरी अमाइन, और अगर ऐसा अमाइन जिसमें 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा वो टर्सरी। ठीक है बेटा, तो ये सबसे बेसिक ये है। लेकिन आपको जो डेफिनेशन मिलता है वो ऐसा भी मिलता है क्या कि अगर कोई नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ेगा डायरेक्टली, जैसे डिग्री ऑफ कार्बन क्या कहता है कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से, तो वैसे ही डिग्री ऑफ नाइट्रोजन में कि डिग्री ऑफ नाइट्रोजन में अमाइन का नाइट्रोजन कितने कार्बन से। अगर अमाइन का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी, डायरेक्टली 2 कार्बन, डायरेक्टली ध्यान रखना, डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी, और डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ेगा तो टर्सरी। तो मार्केट में दोनों अवेलेबल है डेफिनेशन, ठीक है ना। तो जो मर्जी आए आप वो समझ के लिख लो, ठीक है क्या। लेकिन बेटा पहला वाला जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ना बेटा ये जैसे कई बार साइनाइड के बारे में पूछ देता है, तो साइनाइड भी एक अमाइन है, समझ पा रहे हो क्या। साइनाइड भी एक अमाइन है, और कौन सा अमाइन है? अमाइन, देखो मैंने हाँ नहीं नहीं क्या 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 बोला बेटा, देखो मैं ऐसे जाता हूं, देखना ऊपर से नीचे जाता हूं। जैसे मैं कहता हूं ये CH3 CH2NH2, अभी देखना ये मुझे बताओ इसमें डिग्री क्या है? प्राइमरी, है ना बोलो। अगर मैं कहूं CH3 CH डबल बॉन्ड, मैंने लगभग कार्बन की जैसा इसलिए बोला था कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी है। अगर मैं यहां पर बोलूं ये क्या है, ये सेकेंडरी है, और अगर मैं कहूं CH3CN तो ये क्या है? टर्सरी। समझ पा रहे हो क्या? प्राइमरी नहीं बेटा, यहां पर नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी होगा, ये सही नहीं है। यहां पर मैंने बोला फंडामेंटल डेफिनेशन क्या कहता है कि अमाइन के नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन है। तो अगर अमाइन के नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तब वो प्राइमरी, अगर अमाइन के नाइट्रोजन में 1 ही हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी, और अगर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है वो टर्सरी। तो बेटा ये अमाइन, अब इस ग्रुप नेम, अब जैसे अपन फंक्शनल ग्रुप नेम क्या बोलते हैं इसको? अमाइन, इमीन, ये अमाइन है, इसको अमाइन कहते हैं। प्राइमरी अमाइन बेटा, प्राइमरी अमाइन को अमाइन कहते हैं। सेकेंडरी अमाइन को बेटा इस फॉर्म में इमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हो क्या? और इसको कहते हैं पूरे कार्बन के साथ में लेके, वैसे तो इसको नाइट्राइल वर्ड यूज करते हैं IUPAC में नाइट्रोजन के लिए, और CN के साथ में अगर जैसे इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं इसको लेकर हम लोग कह देते हैं साइनाइड। समझा पा रहा हूं क्या? तो प्लीज दोनों डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर कोई नाइट्रोजन, लेकिन मेन फंडामेंटल आप वही याद रखें, अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन रखता है तो प्राइमरी अमाइन, 1 हाइड्रोजन रखता है सेकेंडरी, और एक भी नहीं रखता तो लिख लेना। चलो तो एक सेकंड पहले लिख लेते हैं इसका वो एक एक करके, या एग्जांपल के साथ में लिख रहे हो मर्जी, चाहे जो भी एग्जांपल के बगल में लिख लो बेटा। इफ नाइट्रोजन हैव 2 हाइड्रोजन देन प्राइमरी, इफ नाइट्रोजन हैव ओनली 1 हाइड्रोजन देन सेकेंडरी, और नो हाइड्रोजन तो टर्सरी। और एक और तो बेटा एक एग्जांपल में 1 2 3 लिख देना, और अगेन यहां पर लिख लेना, अगेन दूसरा एग्जांपल, फिर से अगला सेट एग्जांपल का 1 2 3, और अगेन इसके आगे लिखते चलना बेटा।
ठीक है ना, ये है साइनाइड। तो साइनाइड जो होता है बेटा वो टर्सरी अमाइन होता है। तो ये अगेन यहां पर मैं कहूं ये प्राइमरी अमाइन, अमाइन के फॉर्म में अगर कहें तो ये सेकेंडरी अमाइन, इमीन जो होता है वो सेकेंडरी अमाइन होता है, और साइनाइड जो होता है वो टर्सरी अमाइन होता है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ अमाइन। तो हमने आज डिग्री देखा, क्या डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या बताता है कि कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल, ये क्या बताया कि कौन, हाँ कि इनकी संगति हाँ किस कार्बन से है, प्राइमरी कार्बन से है क्या, कि सेकेंडरी कार्बन से है क्या, कि टर्सरी कार्बन से है, ठीक है। और डिग्री ऑफ अमाइन अगेन डिग्री ऑफ कार्बन के लगभग जैसा, ठीक है ना, कि अगेन अमाइन में नाइट्रोजन कितने कार्बन से, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल ये है कि उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, नो हाइड्रोजन टर्सरी। चले बेटा आगे बढ़े। अब नेक्स्ट लिखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हेडिंग डालेंगे बेटा डिग्री। यार डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ना नीट में सवाल डायरेक्टली नहीं आते कि किसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, ये डायरेक्टली सवाल नहीं आते, पर इसका एप्लीकेशन जो है वो आइसोमेरिज्म में आता है। किसमें आता है, आइसोमेरिज्म में, इसलिए हम यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको भी फास्ट देखेंगे, ज्यादा इसमें भी समय नहीं लगाएंगे। पहले बेटा आप लोग क्या करें, डेफिनेशन के लिए ना 4 लाइन छोड़ दें जल्दी से, डेफिनेशन के लिए 4 लाइन छोड़ दें, और उसके बाद फिर बेटा एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं, 4 लाइन तो छोड़ दिया ना, रुक जाओ बेटा, इसके और कुछ कुछ नाम हैं वो भी लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को और भी क्या कहते हैं बेटा, हाँ यस, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, कह सकते हो, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। और इसे एक और कहते हैं क्या बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। इन सब चीजों को बेटा वन टाइम एक एक बार अच्छे से देखें, बस फिर बाद में पेजेस पलटा लें, ठीक है ना, बस इतना सही है इसमें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नंबर 2 क्या बेटा, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, और नंबर 3 क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो 4 लाइन छोड़ देंगे बेटा और पहले एग्जांपल आएंगे। अच्छा इसका जो डेफिनेशन जो है ना, ये मैं जो डेफिनेशन बताने वाला हूं ये बुक का लैंग्वेज है, ठीक है, जो बुक में समझाया जाता है, इसका अगेन आप समझेंगे फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, ठीक है क्या, मतलब। चलिए तो अगला, तो जैसे बेटा एग्जांपल है, अगर मैं नाम से पता चल रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर कोई कंपाउंड नाम से जो पता चल रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें अनसैचुरेशन की डिग्री कितनी है, हमको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब मैं अगर ऐसे पूछूं क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, 110% डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, किसमें, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहां से एक एक करके आगे बढ़ते हैं ना बेटा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जब जहां पे भी, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, बेटा डबल बॉन्ड ऐसे नहीं बोलते ना, कार्बन कार्बन के बीच में एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया, अब चाहे वो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, या ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच, तो वो कंपाउंड क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो बेटा जैसे अगर मैं 2 कार्बन का लूं, ये हो गया आपका इथीन, है ना, बोलो बेटा। यहां पर अगर आप देखेंगे, सुना, तो डिग्री ऑफ ये कंपाउंड क्या अनसैचुरेटेड है, तो अगर इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को इसी के सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करता हूं, समझ पा रहे हो कि बेटा इसका सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, जब ये दोनों कार्बन के बीच में क्या रहेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो बेटा इसका जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो हो जाएगा CH3 CH3,
क्लियर है क्या? ये हो गया इसका सैचुरेटेड कंपाउंड CH3 तो यहां से यहां पर जब ये गया अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में गया तो यहां पर कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, वही क्या है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो हमने ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा कि पाई बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करूंगा, और जब मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो एक हाइड्रोजन मतलब मैं यहां पर कराऊंगा हाइड्रोजिनेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एल्कीन में हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस के साथ में निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम एक कैटलिस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। और जब एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो हाइड्रोजन का एक साथ एडिशन होता है जिसको सीन एडिशन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा, एडिशन। तो मैंने कितने मॉलिक्यूल H2 लिया, 1 मॉलिक्यूल, और यस और नो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है बेटा, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 मैंने इसको दिया तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो किसी कंपाउंड को देखना सुनना, अब इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी कंपाउंड को कितने मॉलिक्यूल कितने मोल H2 दिए जाएं कि वो, अब ध्यान रखना अभी जो लिखा है बेटा पूरा नहीं लिखा हुआ है, कि वो ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा ये ओपन तो पहले ही से ही था, ठीक है ना, और सैचुरेटेड हो गया है ना, बोलो। तो इसको कितने मॉलिक्यूल हमने H2 दिया, 1, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है बेटा, 1, ठीक है क्या। अगला साथ से लिखते चलेंगे ना बेटा, एग्जांपल 4 लाइन तो छोड़ दिया है ना, ठीक है। हाँ एक बार और बेटा, किसी कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड, डेफिनेशन लिखूंगा मैं ना, नोट अभी बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम्पल में जो है उसके थ्रू बता रहा हूं, किसी कंपाउंड को कितना H2 दिया जाए कि वो ओपन समझते हो ना, ओपन और क्लोज, ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, वही उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, हाँ ना बोलो बेटा। तो इसमें मैंने कितना दिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो इसका डिग्री ऑफ बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ना DU से रिप्रेजेंट करते हैं, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है क्या, DU वहां पे लिख लेना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बगल में DU, ठीक है। चलिए अगेन अगला, अगर मैं आपको जैसे बेटा कोई कंपाउंड दूं, साइक्लिक कंपाउंड दे दूं, ठीक है, CH2 CH2 CH2, ये है साइक्लोब्यूटेन, बोलो बेटा ये है साइक्लोब्यूटेन। मैं अगेन कहता हूं, क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, नहीं, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, हाँ है, क्योंकि सर अभी अभी डेफिनेशन में बोला कि किसी कंपाउंड को, आपने ये नहीं बोला कि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, अरे हाँ ना बोलो, किसी कंपाउंड को कितने मोल H2 दिए जाएं कि वो ओपन में और सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कंपाउंड सैचुरेटेड तो है पर ओपन नहीं है, क्लोज है। तो बेटा इसको मैं क्या करूंगा, फिर से ओपन में कन्वर्ट करूंगा बेटा, 4 कार्बन का क्लोज है तो 4 कार्बन का ओपन क्या होगा, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन बेटा 3 2 2 और अगेन 3। तो आप देख पा रहे हैं टर्मिनल जो हाइड्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन रख रहा हुआ है, तो इसका मतलब है कहीं पे मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, और बॉन्ड ब्रेक करके अगेन क्या करूंगा बेटा, हाइड्रोजन, तो यहां पर कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, जब मैंने बॉन्ड ब्रेक करा तो यहां पर मैंने हाइड्रोजन का अगेन क्या कराया बेटा, एडिशन। तो फिर से इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ H2 देना पड़ा, 1, तो जैसे मैंने 1 दिया 1 H2, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बेटा, 1। तो यहां से दूसरा कंक्लूजन निकला कि सैचुरेटेड कंपाउंड में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है, होगा नहीं बेटा ना, होगा मैं बोलूंगा तो बेटा इसमें भी होना चाहिए, ये भी तो सैचुरेटेड है, पर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं ना, ठीक है बेटा। तो दूसरा एग्जांपल नंबर 2 से हमको ये सीख मिली कि सैचुरेटेड कंपाउंड में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है, ठीक है जी। अगला, अब सुनो, अगला जाने से पहले मैं आपसे ना यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि आपने दो कंपाउंड के दो एग्जांपल देखा बेटा, दो एग्जांपल देखा, तो अब आप देखो दोनों का DU क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है बेटा, सेम है।
तो यहां से जो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो तीसरा नाम है ना, तीसरा नाम कौन सा था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो यहीं से बेटा कि आप देख पा रहे हैं एक डबल बॉन्ड के डीयू के इक्विवेलेंट एक रिंग का डीयू होता है। अगर किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कितना होगा, एक, यस और नो। और अगर कोई एक साइक्लिक रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग बोलो ना, एक रिंग, तो रिंग का डीयू कितना होता है, एक। तो एक डबल बॉन्ड का डीयू एक रिंग के डीयू के इक्वल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। समझा, समझ में आ रहा है क्या। और दूसरा जो नाम था वो तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, क्या बोल रहा है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, वो भी क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, तो अब ये हो गया। अच्छा, पर बेटा अभी भी डेफिनेशन जो है, अभी भी जो डेफिनेशन मैं बोलने वाला हूं ना, वो डेफिनेशन पूरा सच नहीं है। तो पूरा सच कब होगा, जब मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का जो तरीका है, जो कैलकुलेशन है, वो मैं चेक करूंगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा। तो सुनो, तो पहले तो एक बार जो उसका एक नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, और फिर पूरा डेफिनेशन तब समझ में आएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार जल्दी से लिखेंगे, 4 लाइन जो छोड़ा है उसमें, du ऑफ द कंपाउंड, जल्दी हाथ चलाएंगे बेटा ना, ये तो नोट कर लिया ना, du ऑफ द कंपाउंड is equal to number of mole of H2, number of mole of H2 degree of unsaturation, क्या लिखा बेटा, is the is क्या, degree of compound is the क्या, is equal to H2 which is required, ऐसे लिखो, which is supplied लिखो बेटा, which is supplied to any compound, which is supplied to any compound so that it is converted, so that बेटा बोलते भी चलेंगे ना, ठीक है, अंदर ही अंदर, ठीक है, एकदम ब्लैंक नहीं रहेंगे प्लीज, ठीक है, ब्लैंक नहीं रहना है, आपको लिखते जाना है, देखते जाना है, बोलते जाना है, सुनते जाना है, सारे सेंसेस यूज करें। आपको अगर वो चीज आता है तब भी करें, सर ये तो हमको आता है वाला हिसाब ना रखें ना प्लीज। सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू ओपन, so that it is converted into open chain saturated compound, open chain saturated compound। ठीक है बेटा, तो देखो, तो ये डेफिनेशन में तो ये हमको आ गया कि किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को कितने H2 दिए जाए कि वो ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन बेटा अभी भी यहां पर थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि अगर मैं कहूं कि ये जो कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये कंपाउंड ओपन भी है और सैचुरेटेड भी है। क्यों सैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये ओपन भी है और सैचुरेटेड भी है, ठीक है ना। तो इसका ड्यू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। लेकिन बेटा इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है। तो एक्चुअल में बेटा ध्यान में रखना, एक्चुअल में जो डेफिनेशन ऐसा है कि किसी भी कंपाउंड में अगर रिंग आ गया या पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड चाहे कार्बन कार्बन के बीच हो, चाहे कार्बन या किसी और एटम के बीच हो, समझ पा रहे हो क्या, या दूसरे एटम के बीच में हो, अगर एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया या एक भी रिंग अगर आ गया तो उस कंपाउंड में क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये ध्यान में रख, समझ रहे हो क्या, मतलब मैं अगर ऐसे बोलूं, देखो 3 लाइन बन गए। पहले बेटा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, सही बात। सैचुरेटेड कंपाउंड में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है, सही बात। ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकता है। होगा वाला तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही होगा, अगर मैं होगा बोलूं तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में 100% होगा। सैचुरेटेड कंपाउंड में भी हो सकता है, ओपन सैचुरेटेड में भी हो सकता है। समझा पा रहा हूं क्या ये बात। तो यहां से बेटा इतनी सारी बातें अगर हमको हो गई तो बेटा एक लाइन अगर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ डी यू का कैलकुलेशन में, तो इसका पूरा पार्ट आ जाएगा
कि वहां पे हमको क्या देखना होगा बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पाई प्लस नंबर ऑफ रिंग, अगर पाई बॉन्ड अगर है या रिंग है तो कितने हैं, जितने होंगे वही उसका क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कहानी खत्म। तो फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वो उसके कैलकुलेशन से आता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कैलकुलेशन से उसका डेफिनेशन नजर आता है। क्लियर है क्या? तो चलिए, तो यहां से दो एग्जांपल लिख ले बेटा। तो अब यहां से ना, अब आप लोग क्या, कैलकुलेशन ऑफ डी यू, कैलकुलेशन ऑफ डी यू, कैलकुलेशन ऑफ डी यू, ठीक है ना। तो डी यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दो तरीके से बेटा, दो तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। हालांकि नीट में नहीं पूछते, आईआईटी में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है तो बस एक लाइन, तो अगर या तो आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा और या तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर वन क्या, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, इफ स्ट्रक्चर गिवन है, अगर स्ट्रक्चर दिया गया है तो यहाँ पर डी यू कैसे निकालते हैं, डी यू जो निकालने का तरीका है वो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस, प्लस क्या बेटा, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग। यही जो है ना, यही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है और यही इसका फंडामेंटल क्या बेटा, डेफिनेशन भी है। समझा पा रहा हूं क्या? ठीक है, अगर एक भी पाई बॉन्ड अगर हो गया या एक भी रिंग हो गया मतलब उसमें डी यू होगा। क्लियर है क्या? और ये यार पाई बॉन्ड तो सैचुरेटेड कंपाउंड में भी हो सकता है, समझ लो, ओपन सैचुरेटेड में भी हो सकता है। क्लियर है जी? तो ध्यान में रखना कि इसका जो कैलकुलेशन जो है, अगर स्ट्रक्चर दिया गया है तो वहां पर जो हम ड्यू निकालने का जो तरीका है ना, ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सॉरी ऐसा बोल दो कि किसी भी कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड है या रिंग है तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जरूर होगा। यही इसका क्या है, फंडामेंटल डेफिनेशन। ठीक है, मतलब समझने की बात तो ये है। चलो आगे बढ़े क्या? तो किसी भी, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना डी यू, एक रिंग है तो एक रिंग का डी यू 1, बोलो बेटा। अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितना डी यू 2, क्योंकि दो रिंग है, अरे हाँ ना बोलो बेटा, तो डी यू 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, लिखते जाना ना, साथ साथ लिखते चलना। अगर मैं पूछूं आपसे CH डबल बॉन्ड CH2 कितना डी यू 1, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कितना डी यू 1, बहुत बढ़िया। इसका कितना डी यू, 2 पाई बॉन्ड 2, इसका कितना डी यू 2, हाँ ना बोलो भाई, इसका कितना डी यू लिखा हुआ है ना। चलो अब देखना, इस 5 एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल थे बेटा, 6, लिखते चलो फास्ट। लिख लिया क्या? अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूं ना, अगेन, अगर डी यू सेम है, अगर डी यू सेम है, दो कंपाउंड जिनका डी यू सेम है, ठीक है ना, अगर डी यू सेम है तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? तो गलत आंसर है, हो सकता है, ये सही आंसर है। अगर डी यू सेम है तो मॉलिक्यूलर, मैंने क्या पूछा देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं ठीक है ना, मतलब मैंने ही पढ़ा है तो क्वेश्चन भी मैंने वैसे ही सोच रहे कि मैं वही बोलूंगा, पर मैंने क्वेश्चन वैसा नहीं बोला, चेंज किया। मैंने क्या बोला, अगर डी यू सेम है तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा?
तो आंसर है हो सकता है। हो, समझ रहे हो क्या? अगर डी सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप नहीं बोलोगे तो नहीं छोगा हो गया ना। तो समझा पा रहा हूं ना? तो अगर डी सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, शब्दों पे गौर करें, है ना। मैं ऐसा कहता हूं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डी सेम होगा। हाँ, तो ये सही बात है। ठीक है क्या? तो ऐसा है, तो वहां पे नहीं होगा तो नहीं कह सकते, वहां पहली वाले क्वेश्चन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब मैंने अभी आपको जस्ट वर्बल क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोगों को मुझे वैसा आंसर देना चाहिए था, मतलब मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा था। तो प्लीज ध्यान रखेंगे कि अगर दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डी जरूर सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डी जरूर सेम होगा। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देन डी सेम ऑलवेज। और अगर डी सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब अकेले नहीं आंसर भी गलत है। चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं ना, होगा, नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो, मतलब एक साथ आ जाए, हो भी सकता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो भी सकता है। अरे ठीक है ना। हाँ, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस कंक्लूजन को लिखना चाहो तो लिख लो बेटा। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि यार क्या समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देख लो कि अगर मैं ये दो एग्जाम्पल देखूं, ये दो एग्जाम्पल देखूं, तो इन दोनों का ड्यू सेम था। ये ड्यू और ये ड्यू, दोनों का ड्यू कितना है? 1। तो दोनों का ड्यू 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है क्या? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? 3 कार्बन है C3, 6 हाइड्रोजन C3H6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4। अरे यस और नो? तो अगर डी सेम है तो क्या, यहां पर मैं पूछता हूं इस क्वेश्चन में, बाकी को भूल जाओ, ये वाला देखें, ये वाला और ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों का डी सेम है तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है, सॉरी, हाँ नहीं है। डी सेम है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। पर यहां इसको देखो, इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। अरे हाँ ना बोलो। यहां पर डी भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। अब समझ में आया क्या? तो डी सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों सर? क्योंकि सर पाई बॉन्ड किसी में भी आ जाए। ठीक है, पाई बॉन्ड अगर आ गया, यहां पर भी देखो, इसमें भी एक पाई बॉन्ड DU1, इसमें भी एक पाई बॉन्ड DU1, इन दोनों का भी ड्यू सेम ही तो था, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है ना? तो पाई बॉन्ड तो 4 कार्बन में भी हो सकता है, 6 कार्बन में भी हो सकता है, 10 कार्बन में भी हो सकता है। और अगर एक भी पाई बॉन्ड और डी तो 1 ही होगा। तो डी अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो भी सकता है और नहीं भी। पर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डी तो जरूर सेम होगा, और कुछ सेम हो ना हो डी जरूर सेम होगा। क्लियर है? चलो, तो यहां से बेटा तो कंक्लूजन लिख लिया क्या दोनों? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नंबर टू में क्या, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर गिवन है, अगर ये दिया गया है तो डी कैसे निकालें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डी कैसे निकालें? तो इसका अगेन एक फॉर्मूला है डी निकालने का। ठीक है, तो वो है क्या बेटा? बोलो यार जोर से। C+1 माइनस H+X-N डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये फॉर्मूला कई बार से पूछ भी सकता है। ठीक है, आईटी में पूछा था कि डी निकालने का क्या फॉर्मूला हो। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो डी निकालने का एक और फॉर्मूला है C+1 माइनस H+X-N डिवाइडेड बाई 2। यहां पर बेटा ये किसको बता रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन को। ये क्या बता रहा है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। H किसको बता रहा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X किसको बता रहा है? नंबर ऑफ हेलोजन। और N किसको बता रहा है बेटा? नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं क्या, कार्बन के बाद क्या, कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन नहीं है, और फ्लोरीन भी है, हेलोजन। यस और नो? तो ध्यान रखें बेटा, इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि जब हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे और किसी भी कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा तो ऑक्सीजन को अवॉइड किया जाएगा, नेग्लेक्ट किया जाएगा। डीयू निकालने के लिए ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। ठीक है क्या? तो यहां पर आप लिख सकते हैं, पहले ये फॉर्मूला लिख लिया बेटा। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या कि नोट करके ऑक्सीजन या सल्फर, उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ये जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? डाइवेलेंट। ये सब का सब क्या होते हैं बेटा? जनरल, ये ऑक्सीजन हो गया डाइवेलेंट। सल्फर भी, सल्फर तो वैसे बेटा S6 भी बनाता है, S8 भी बनाता है ना, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर S8, ठीक है, पर ये वेपर फेज में डाइवेलेंट होता है। अरे हाँ ना, बोलो भाई। तो ऑक्सीजन या सल्फर H2O, H2S, सल्फर 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो जो डाइवेलेंट स्पीसीज हैं ये क्या होते हैं? ये क्या किए जाएंगे? नेग्लेक्ट किए जाएंगे। किसमें? DU के कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो डाइवेलेंट जो स्पीसीज हैं जैसे ये ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या किए जाएंगे बेटा? स्पीसीज आर नेग्लेक्टेड। हाँ, तो भी नेग्लेक्ट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे बेटा ये लिख लिया ना इतने को। अगर मैं आपसे पूछूं CH3COOH है, देखना ना बेटा, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर देख के मुझे बताना बेटा, मतलब इसका ड्यू कितना है? 1, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। अब मुझे इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दे दिया है, कितना कार्बन है बेटा? इसको देख के बताओ, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 1 4, C2H4। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो आप बेटा फॉर्मूला में पुट करके आप निकालो, तो फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या, कार्बन कितना है? 2, 2 + 1 हो जाएगा, C+1 है ना, माइनस हाइड्रोजन कितना बेटा? 4। हेलोजन है क्या? नहीं। नाइट्रोजन है क्या? नहीं। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2। तो 3 - 2 = 1। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि यार जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अब मतलब ना, फॉर्मूला जो है ना, जैसे ड्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक ऐसा हो गया जैसे हर बार अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो ड्यू के फॉर्मूला से ही आंसर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आप यहां पर भी कर सकते हो, जैसे ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट किया गया है, O2 को, ऑक्सीजन को क्या किया गया है? नेग्लेक्ट। तो बेटा O2 को छिपा दो। अब C2H4 देखो, तो C2H4 में दिख रहा होगा ना कि यार एल्किन जैसा दिख रहा है, एक एल्किन में एक पाई बॉन्ड होता है ना। अरे हाँ ना, बोलो। तो इसका DU1 आप ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है क्या। और ऐसे यूज करते हैं हम आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में जब हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यहाँ पे DU ऐसे यूज होगा। DU कैसे यूज होगा कि जैसे आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पूछेगा कि इसके कितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेंगे, तो आपको ये पता है कि यार कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया ओपन और क्लोज में, और ओपन और क्लोज में क्लासिफाई किया गया है। तो आप सबसे पहले इसका जैसे पूछ दिया कि इसके सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, ये ईस्टर भी बन सकता है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो ईस्टर भी बनेगा ना। तो आपको इजी कैसे करता है सामने वाला कि वो आपको बोल देता है कि इसके इतना बना दो, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने बनेंगे वो बता दो, ईस्टर के कितने बनेंगे ये बता दो, लाइक ऐसा। तो मैं जैसे ये C2H4O2 दिया, मैं तुरंत निकालूंगा DU सबसे पहले। तो DU निकल गया कितना बेटा? 1। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है मतलब COOH में ही DU1 तो ऐसे ही आ गया। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है, मतलब COOH लगाऊंगा ही ना, तो COOH में वो DU तो इंक्लूड हो ही गया ना। मतलब अब मुझे कहीं पे भी कोई भी पाई बॉन्ड नहीं लगानी है और कहीं पे भी कोई रिंग नहीं लगानी है। तो मतलब इसका मेरे को क्लोज स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, मतलब मेरा पहले ही हेडेक खत्म हो गया कि मुझे कोई क्लोज नहीं बनाना है, ओनली ओपन बनाना है। और ओपन में भी कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं लगाना है, क्योंकि एक जगह पाई बॉन्ड ऑलरेडी आ ही रहा है COOH में। तो ऐसे मुझे कई सारे हिंट मिलते हैं।
तो ये तो फिर भी बहुत इजी क्वेश्चन था, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे दे देते हैं तो वहां पर डी आपको और चीजें क्लियर कर देता है कि यार मतलब आप सिस्टमेटिक जाने को क्लियर करते हैं कि आप कैसे सिस्टमेटिक जाकर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आप बना पाते हो। ठीक है, तो ये डी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, क्या कि C2H4O2 का डी हम अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला से निकालें, इसके सॉरी मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला से डी का फॉर्मूला पुट करके निकाले तो अगेन इसका कितना निकलेगा बेटा, 1 ही निकलेगा। डी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, मैं आपसे पूछता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N का डी कितना, 2, इसका जो डी है वो कितना निकलेगा, 2, और फॉर्मूला अगर दे दूं C2H3N, यही तो है। तो बेटा अगेन यहाँ पे पुट करो, आप फॉर्मूला से निकालो तब भी आपको वही आना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसमें नाइट्रोजन को पुट करोगे, 1 है इसकी वैल्यू, 2 और 1 C+1, 2 और 1 3, माइनस C+1 के बाद माइनस आता है ना, देन क्या बेटा H प्लस एक्स माइनस एन। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि सर किसको प्लस करते हैं किसको माइनस, हाइड्रोजन को प्लस करते हैं ना, H प्लस एक्स माइनस एन। इसको भी याद करने का तरीका, हाइड्रोजन और हेलोजन ये मोनोवेलेंट है, हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट है और हेलोजन भी मोनोवेलेंट है। तो ध्यान रखना कि मोनोवेलेंट को जोड़ा जाएगा, मोनोवेलेंट को जोड़ा जाएगा और ट्राईवेलेंट को घटाया जाएगा। तो ये ऐसे याद रखना कि नाइट्रोजन को प्लस मत कर देना फॉर्मूला में, मैं समझा पा रहा हूं? हाँ, तो मोनोवेलेंट्स आर एडेड, ठीक है ना, और ट्राईवेलेंट्स आर सब्सट्रैक्टेड, ध्यान रखें, और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा 3, माइनस नाइट्रोजन कितना है 1, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बाई 2 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 2 आ गया आंसर? क्या हो गया, सही तो लिखा है ना। हाइड्रोजन कितना है, अरे हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 हेलोजन है नहीं, अरे ठीक है ना। नाइट्रोजन कितना है 1, तो 3 प्लस 0 माइनस 1, अब ठीक है, अरे ठीक है क्या, तो 3 माइनस 1 ही तो हुआ, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया भाई 1 हो जाएगा ना ये, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? तो ऐसे आप तो यार डी निकालने का तरीका, या तो स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ पाई या नंबर ऑफ रिंग गिन लो, और अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला निकाल लो C+1, C+1 कार्बन को 1 से पहले जोड़ देना, C+1 देन माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। तो ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसका ना जैसे बेटा मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे पूछता हूँ बेंजीन का कितना ड्यू, ये पूछा जाता है बेंजीन के लिए, बेंजीन का कितना ड्यू, बेंजीन का ड्यू 1 3 4 बेटा, बेंजीन का C6H6, C+1 कितना 7, C+1 माइनस H कितना 6 बेटा, बाकी 0, अरे यस और नो, तो C+1 कितना था भैया, C कितना था 6, 6 और 1 7, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4, और नहीं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो हमको पता ही है, कितने पाई बॉन्ड 3, ठीक है ना, और एक, तो इसका फंडामेंटल डेफिनेशन और क्या पता है, एक और अगेन मतलब मैं फंडामेंटल मतलब कॉन्सेप्चुअल अगर मैं बोलूं उसी को फंडामेंटल कहता हूं, मतलब किसी कंपाउंड को कोई क्लोज स्ट्रक्चर है जैसे, तो उसको कितने मतलब ऐसा है कि कितने बॉन्ड तोड़ें, ठीक है ना, कितने बॉन्ड तोड़ें कि वो ओपन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा कितने बॉन्ड तोड़ेंगे, सुनना सुनना, 1 बॉन्ड तोड़ा, 2 बॉन्ड तोड़ा, 3 बॉन्ड तोड़ा, 3 तोड़ लिया, अरे हाँ ना बोलो यार, ये 3 टूट गया, 4 तोड़ा, अरे ओपन सैचुरेटेड बोला ना, तो अब 4 तोड़ा, कितने तोड़ दिया 4। तो अगेन किसी कंपाउंड में कितने बॉन्ड तोड़े कि वो ओपन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी इसका है, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। लेकिन बस इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी पाई बॉन्ड हो तो उसको भी तोड़ना है, क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ना ही है। अरे ऐसा बोलते हैं यार, कितने पाई या कितने रिंग तोड़े, वही कहानी कैलकुलेशन का हो गया, फंडामेंटल डिफरेंस पहले तो बता ही दिया था ना, कितने पाई कितने रिंग तोड़े, वही क्या है। तो एक मुझे बताना, एक अच्छा क्वेश्चन बताना मुझे ना, बताओगे क्या,
सोच के बताना ना, सोच के बताना, बताओगे ना पक्का? रुक जाओ एक सेकंड, लिखेंगे नहीं ना? बेटा यहाँ पे ना ये देखना ध्यान से, ये जो है ना ये इंटरसेक्शन नहीं है। तो 3D हाँ हाँ, क्या ये समझ रहे हो? ये 3 बॉन्ड ऐसे हो गए, ये 3 ऐसे हो गए ना, ऐसा, और नीचे भी ऐसा है, और सबको एक साथ जोड़ दिया है। हर एक कार्बन 3 डिग्री है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये कार्बन क्वाटरनरी नहीं है, ये कार्बन ही नहीं है। चलो इसको ऐसा कर देते हैं, अभी ठीक है ना? बताओ। हाँ आंसर है 5, नहीं होगा 4। भाई अब देखो यहाँ पे ना कई बार ये फंडामेंटल डेफिनेशन अक्सर आपको ना गर्त में भी डुबो देता है कि कितने बॉन्ड तोड़े तो जितने रिंग होंगे। समझ रहे हो ना? अब आपको कितने रिंग दिख रहे हैं? एक ऊपर रिंग, एक नीचे रिंग, और 3 ऐसे रिंग, 3 और 2 5 रिंग दिख रहे हैं ना ऐसे। तो 5 रिंग, सर आपने तो बोला था नंबर ऑफ पाई प्लस नंबर ऑफ रिंग, वही तो डी होता है बेटा, ऐसा नहीं है। मतलब आपको इसीलिए मैंने फंडामेंटल क्या बोला, एक डी तो लिखा था नंबर ऑफ पाई प्लस नंबर ऑफ रिंग, और फंडामेंटल डेफिनेशन अगेन मैंने बोला ना कितने बॉन्ड तोड़े कि वो ओपन में कन्वर्ट, ओपन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा अगर आपको ऐसे देखने से लग रहा है कि आपको 5 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, पर आपको 5 बॉन्ड नहीं तोड़ने पड़ेंगे, आपको तोड़ना पड़ेगा 4। मैं तोड़ूंगा तो बोर्ड टूट जाएगा अदरवाइज तोड़ के दिखाता। समझ रहे हो क्या? तो बेटा तो यहाँ ऐसा है कि कुछ अगर स्ट्रक्चर अगर को आप वैसे लगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल ले। कितने कार्बन? 3 ऊपर 3 नीचे, 6 कार्बन हो गया। और ये सो नो, और सारे में हाइड्रोजन देख ले, सब में एक एक हाइड्रोजन होगा। 3 बॉन्ड बना रहा है, एक 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 C6H6। देखो बेंजीन का यही तो दूसरा स्ट्रक्चर है, मतलब सॉरी C6H6 का दूसरा स्ट्रक्चर है। अरे हाँ ना बोलो। तो C6H6 का कितना था? 4 ही तो था, तो इसका भी कितना होगा? 4 ही होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो DU जरूर सेम होगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। तो ये था आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा होमोलॉगस सीरीज। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट। ठीक है क्या? ठीक है ना? चलो अगला। समय हो गया बोल रहे हो क्या? चलो ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोलॉगस सीरीज से सीधा पहुंच जाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है? ठीक है जी। तो आज सबको समझ में आया, जो नए बच्चे थे उनको भी समझ में आया होगा क्योंकि एकदम बेसिक था। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।